जो 73वां संशोधन है ये 1992 में हुआ था। इसे समझो। हुआ क्या था, जो 73वां संशोधन है ना 1992 में लोकसभा में पेश किया गया, पारित भी हो गया, और फिर राज्यसभा में पेश हुआ, इसमें भी पारित हो गया। कब हुआ पारित? 22 दिसंबर 1992 को हो गया लोकसभा में पास, 23 दिसंबर 1992 में हो गया राज्यसभा में पास। इसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति साइन करता है, जिसके बाद ये कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति ने साइन कब किए? 20 अप्रैल 1993 को। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। तो उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पूरे भारत में लागू हो गया। और जो 73वां संशोधन है ये कौन सी अनुसूची में था? 11वीं अनुसूची में। और बात करें संविधान के कौन से भाग में है? भाग नंबर 9 में। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। कौन सी अनुसूची में? 11वीं में। कौन से भाग में? 9 में। और इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हरियाणा में तो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। इसे भी समझो। हुआ क्या था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया पूरे भारत में। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या कहा कि आपके पास 1 साल है। सभी राज्यों को बोल दिया कि आपके पास 1 साल है, 1 साल के अंदर अंदर आप इसे संवैधानिक दर्जा दे दें और पंचायती राज को लागू कर लें। तो इसीलिए जो हरियाणा है इसने 22 अप्रैल 1994 को पंचायती राज लागू किया था। इसीलिए आता है हरियाणा पंचायती राज 1994। आगे बात समझ में। वैसे आपकी जानकारी के तौर पे बता दूं, जो हरियाणा पंचायती राज 1994 है इसमें 280 तो हैं धाराएं, और अध्याय लेसन यानी पार्ट कितने हैं? 22, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। जब 1992 में पंचायती राज लोकसभा और राज्यसभा में पेश हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। कौन? नरसिम्हा राव, जिनको आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। अब देखो, हमें प्रधानमंत्री के बारे में पता लग गया। अब राष्ट्रपति ने साइन किए हैं तो राष्ट्रपति के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन से राष्ट्रपति ने साइन किए। तो उस समय राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, और ये कौन से नंबर के थे? 9वें नंबर के। और कौन सी पार्टी के थे? कांग्रेस के। ये तो बता दी मैंने सेंटर की बात। अब ये भी पूछ सकता कि हरियाणा में मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन थे? तो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी भजन लाल। बात करें राज्यपाल की तो ये कौन थे? धनिकलाल मंडल। आपको याद रखना है, राज्यपाल थे मंडल और मुख्यमंत्री थे भजन लाल। वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। जो हरियाणा है इसमें पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को आया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को। और उसके बाद 24 अगस्त 1994 को हरियाणा में चुनाव नियम आया था। क्या था? चुनाव नियम। और फिर 16 फरवरी 1995 को पंचायती राज एक्ट में संशोधन हुआ था। ये बात कर रहा हूं मैं हरियाणा की। और जब संविधान बना था तो उसमें थी 8 अनुसूचियां। क्योंकि बात अनुसूची की आई है तो हमें पता होना चाहिए। जब संविधान बना उसमें थी 8 अनुसूचियां, इस समय है 12। जो पंचायती राज है ये 11वीं अनुसूची में, और जो पंचायती राज है इसमें है 29 विषय। और पंचायती राज का वर्णन है अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक। कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना, इसका उद्देश्य क्या है? जिन गांवों में जनसंख्या 10,000 से अधिक है उनका विकास ना शहरी तर्ज पर किया जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे 116 गांव हैं जिनकी जनसंख्या 10,000 से अधिक है। वैसे इसका उद्देश्य क्या है? गांव की आबादी को शहरों में जाने से रोकना। उसके बाद है ग्राम सचिवालय। इसमें क्या है? गांव में सचिवालय बनाए गए हैं। इसमें क्या होता है? सरपंच के लिए अलग कमरा, पंचों के लिए अलग कमरा, ग्राम सचिव के लिए अलग कमरा। जो ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी या फिर ग्राम सभा होगी उसके लिए एक अलग से हॉल बना रखा है। जो पुरुष है या फिर महिला हैं उनके लिए अलग अलग टॉयलेट हैं, यानी शौचालय। उसके बाद है नरेगा, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये 2005 में आया था, लेकिन सबसे पहले लागू हुआ 1 फरवरी 2006 में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल कर रख दिया मनरेगा, यानी आगे क्या लगा दिया? महात्मा गांधी। बाकी सेम रहा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसमें क्या दी जाती है? 100 दिन के रोजगार की गारंटी, यानी 1 साल में 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। नरेगा और मनरेगा की फुल फॉर्म मैंने बता दी है आपको। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में नरेगा कब आई? तो ये आई 2008 में।
2011 में जनगणना की कौन सी योजना थी? 15वीं। और 2021 में कौन सी है? 16वीं। और 1872 में लॉर्ड रिपन ने जनगणना की शुरुआत की थी। किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने 1872 में। लेकिन नियमित रूप से लागू कब हो गई थी ये? 1881 में। एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम जनसंख्या दर कब घटी थी? ये घटी थी 1921 में। और सबसे ज्यादा बढ़ी कब थी? ये बढ़ी थी 1961 से 71 तक। कितने प्रतिशत? 24.5%। अगर आप सरपंच को हटाना चाहते हैं तो उसके खिलाफ कितने प्रतिशत मत डालना पड़ेगा? 67%, यानी 2/3। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। गांव में है 3000 लोग। अगर 3000 में से 2000 लोग वोट डालते हैं कि इसको हटाना चाहते हैं, किसको? सरपंच को, तो सरपंच को हटा दिया जाएगा। और इस फैसले को क्या कहते हैं? राइट टू रिकॉल। और मैंने बता दिया था पंचायती चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? 50%। और बीसीए को 8% है। और इसके लिए हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन किया गया 2020 में। और इसको किसने पेश किया? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। और हाँ, जो राइट टू रिकॉल है ये कब लागू होगा? जैसे आज सरपंच चुना गया तो इसके 1 साल बाद आप राइट टू रिकॉल लगा सकते हैं, जिसमें आपको 67% सरपंच के खिलाफ वोट देने होंगे। अगर 67% लोगों ने वोट नहीं दिए तो आप अगले 1 साल तक उस पर राइट टू रिकॉल नहीं लगा सकते। यानी 1 साल में सिर्फ एक बार लगाया जा सकता है राइट टू रिकॉल। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994। तो पंचायती राज क्या है? जो पंचायती राज है इसको स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? वहीं के लोगों के द्वारा खुद का शासन। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे ये गांव हो गया, इसमें हो गए 3000 लोग। तो ये 3000 लोग क्या करेंगे? इनमें से ही एक सरपंच को चुनेंगे। तो इसे ही क्या कहते हैं? पंचायती राज। इसकी ना परिभाषा देख लेते हैं जो एग्जाम में सीधी पूछ सकता है। जैसे ये पूछ लेगा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज। और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है जो ग्राम पंचायत है वो क्या है? ये क्या है? विकेंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? इसका मतलब है शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने की बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित करना। जैसे स्थानीय स्तर हो गया गांव, या फिर ब्लॉक हो गया, या फिर जिला हो गया। इनमें सत्ता को विभाजित कर दिया, यानी बंटवारा कर दिया। जो गांव है यहाँ पर बना दी ग्राम पंचायत, और ब्लॉक में बना दी पंचायत समिति, और शहर में बना दी जिला परिषद। तो इस तरह सत्ता के बंटवारे को कहा गया है विकेंद्रीकरण। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ग्राम पंचायत किसका उदाहरण है? तो ये किसका है? विकेंद्रीकरण का। तो ये भी ध्यान में रखना। और ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, जो ग्राम पंचायत है ना, इसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की। और जो ग्राम पंचायत है इसका चुनाव होने के बाद सरपंच बनता है 5 साल के लिए। इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि सरपंच का कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोबारा चुनाव कितने महीने के अंदर अंदर होने चाहिए? तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 महीने। या पूछ लेगा सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज की स्थापना। देखो, आपने सुना होगा चोल साम्राज्य। तो इस चोल साम्राज्य को पंचायती राज, या फिर कह दो इसको स्थानीय स्वशासन, इसका जनक माना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन गया कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कौन है? चोल साम्राज्य। अगर पूछ ले आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो आंसर बदल जाएगा। क्या होगा? लॉर्ड रिपन। वैसे स्थानीय स्वशासन का जनक है चोल साम्राज्य, लेकिन आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन, जिसने 1882 में ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन बन गया, आपको ध्यान में रखना है। यानी जो भी मैं बात बोलता हूँ वो हर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकलते हैं। देखो, पंचायती राज को क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन। ये आपको ध्यान में रखना है। जो स्थानीय स्वशासन है इसका काल माना जाता है 1880 से 1884। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अनुच्छेद 40। इसको समझिएगा ध्यान से। जो अनुच्छेद 40 है ना, इसमें पंचायत का वर्णन किया गया है। बिल्कुल बारीकी से समझेंगे इसको। जो अनुच्छेद 40 है, देखो संविधान कब बन के तैयार हुआ था?
26 नवंबर 1949 को, तो उसमें अनुच्छेद 40 भी था जिसमें ग्राम पंचायत के बारे में बता रखा था। लेकिन संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो कॉमन सी बात है, अनुच्छेद 40 भी कब लागू होगा? 26 जनवरी 1950 को। जो अनुच्छेद 40 है इसमें एक लाइन लिख रखी है जिसमें बता रखा है कि भी कोई भी राज्य अगर चाहे यानी अगर उसकी इच्छा हो तो वो पंचायत बना सकता है, यानी सब कुछ राज्य की मर्जी पर निर्भर करता है। और यहाँ से एक पॉइंट और बनता है, जो अनुच्छेद 40 है ये किस में आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं अनुच्छेद यानी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। जब हम छोटी क्लासों में थे तो हमारा एक चैप्टर होता था नैतिक शिक्षा। उस सब्जेक्ट के ना तो हमारे नंबर जुड़ते थे, बस हम एग्जाम दे के आते थे, चाहे उसमें फेल हों या पास हों कोई मतलब नहीं होता था क्योंकि उसके नंबर जुड़ते ही नहीं थे। इसी तरह है आर्टिकल 40 जिसमें बता रखे ग्राम पंचायत। इसका मतलब क्या हुआ? जो राज्य सरकार है उसकी मर्जी है कि ग्राम पंचायत बनाए या ना बनाए, उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है। यानी राज्य सरकार की मर्जी है कि वो पंचायत बनाए या ना बनाए। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने सोचा कुछ ऐसा संशोधन किया जाए जिससे हर राज्य को पंचायत बनानी पड़े। तो इसी के लिए 73वां संशोधन किया गया। कब? 1993 में। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। बस इतना बता देता हूँ, जो 73वां संशोधन है ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि 40वें अनुच्छेद में जो ग्राम पंचायत है इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। ये सिर्फ राज्य सरकार की मर्जी पर निर्भर था कि वो पंचायत बनाए या ना बनाए। इसी को जरूरी करने के लिए 73वां संशोधन किया गया था। तो इसीलिए 73वां संशोधन करके जो आर्टिकल 40 है ना, इससे पंचायत को ले जाया गया 243A में, जिसमें क्या हो गया? हर राज्य में पंचायत होनी आवश्यक है, यानी जरूरी कर दिया भाई ये तो काम करना ही पड़ेगा आपको। पहले क्या होता था? कोई दबाव नहीं था, भाई आपका मन करे तो बना लो पंचायत, नहीं मन करता तो रहने दो। लेकिन अनुच्छेद 243A के अनुसार हर राज्य में पंचायत होनी आवश्यक है, यानी जरूरी है। इसका एक अपवाद भी है, जो नागालैंड है, मणिपुर और मेघालय है, इनमें ग्राम पंचायत नहीं है। एक होता है जनपद, यानी कई ग्राम पंचायतों का समूह, जिसको कहते हैं BDO। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा कैसे मिला। 1957 में योजना आयोग, जिसको आज के टाइम नीति आयोग कहते हैं, इसके द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम इसके अध्ययन के लिए एक कमेटी बना दी, यानी समिति बना दी, बलवंत राय मेहता समिति। और इसने 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें क्या बताया कि पंचायत होनी चाहिए त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तर की ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती यानी ब्लॉक स्तर की पंचायत, उसके बाद जिला स्तर की जिला परिषद। इस समिति की भी पूरी डिटेल में बात करेंगे लेकिन आगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, तो उसके बाद 1 अप्रैल 1958 को इसको लागू कर दिया गया। तो इसी के बाद भारत में पहली पंचायत का उद्घाटन हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में एक गांव है बगदरी। और किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस समय के थे ये प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन क्या बन गया? पहली पंचायत का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? राज्य की बात करें राजस्थान, अगर जिले की बात करें नागौर जिला, अगर ज्यादा ही डीप में पूछेगा तो गांव का नाम पूछ लेगा, तो क्या है? बगदरी। अगर ये पूछे किसने उद्घाटन किया तो ये किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नॉर्मली क्या पूछता है? राज्य का नाम या फिर जिले का नाम, किस जिले में हुई? आंसर आएगा नागौर। राज्य पूछ ले तो राजस्थान। और ये कितने स्तरीय थी? 3 स्तरीय। इसके बाद 1959 में ही दूसरी पंचायत का उद्घाटन किया। पहली खुली राजस्थान में, दूसरी खुली थी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? महबूब नगर में। और ये कब खुली? 11 अक्टूबर को। ठीक है, 11 अक्टूबर 1959 को। लेकिन इन पंचायतों को अभी तक भी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। वो कब मिला था? 24 अप्रैल 1993 को। कब? 24 अप्रैल 1993 को। इसके बारे में भी मैंने पूरी डिटेल में बता रखा है वीडियो के आगे। लेकिन संवैधानिक दर्जा देने से पहले कौन कौन सी कमेटियां बनाई गई उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कमेटी बनाई थी, मैंने बताया अभी अभी, बलवंत राय मेहता समिति। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना। इसीलिए 1956 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। कब? 1956 में। तो इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इस समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 को लागू कर दिया गया। इस समिति में क्या बता रखा था कि जो पंचायत है वो 3 स्तरीय होनी चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से सबसे निम्न कौन सी है? तो ये है ग्राम पंचायत। मध्यम कौन सी है? पंचायत समिति। और सबसे ऊपर कौन सी है? जिला परिषद। तो आगे आपको समझ में। और जो समिति है इसने सुझाव दिया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, और साथ में पंचायत समिति को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का भी सुझाव दिया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? ये पूछ लेगा कि सबसे पहले किस समिति ने कहा भारत में त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए? तो आंसर क्या आ जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। यह पूछ लेगा बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 1957 में। इसको लागू कब किया गया? 1958 में। ये सारी जानकारी मैंने दे रखी है। आप अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक एक पॉइंट आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद आई थी अशोक मेहता समिति। कब आई? 1977 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? अशोक मेहता ने। और इसका उद्देश्य क्या था? जो बलवंत राय मेहता समिति थी ना, उसमें जो कमियां उत्पन्न हो गई थी, यानी जो कमियां आ गई थी, उनको दूर करना था। तो इस समिति में 13 सदस्य थे और इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में पेश की। और इसने क्या कहा कि 2 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, एक मंडलीय स्तर पर, दूसरा जिला परिषद स्तर पर। और इसने क्या कहा था? जो ग्राम पंचायत है और पंचायत समिति है इनको समाप्त कर देना चाहिए। और साथ में अशोक मेहता समिति ने कहा था जो राजनीतिक दल हैं इनको अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर हिस्सा लेना चाहिए। और इस समिति को केंद्र सरकार ने नियुक्त किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? पंचायती राज कार्य प्रणाली में सुधार लाना। तो उसके बाद आई थी GV राव समिति। कब आई थी? 25 मार्च 1985 को। और इसको नियुक्त किया था योजना आयोग ने, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? नीति आयोग। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुई? तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसकी स्थापना कब हुई। जो GV राव समिति थी इसने 1985 में ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। कब? दिसंबर में। इसका कहना था जो पंचायती राज है इसको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए और ये 4 सत्र का होना चाहिए। और फिर इसके बाद आई LM सिंघवी समिति, जिसको कहते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। देखो जो यहाँ पे ये नाम है ना, ये हैं इस समिति के अध्यक्ष, ठीक है। जैसे ये होगी PK थुंगन, तो ये कौन है? इस समिति के अध्यक्ष, यानी उस अध्यक्ष का नाम और पीछे लगा दिया समिति। हर समिति में ऐसा ही कर रखा है। तो ये समिति बनाई गई थी 1986 में और इस समिति ने कहा था 3 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ कहा था जो पंचायत है इनको आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए पंचायतों का पुनर्गठन होना चाहिए। उसके बाद आई थी PK थुंगल समिति। ये कब आई? 1988 में। इसने सिफारिश की थी जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद आई गाडगिल समिति। कब आई? 1988 में। इस समिति का काम क्या था? जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको शक्तिशाली यानी प्रभावकारी कैसे बनाया जाए ये पता लगाना था। और इसी समिति की सिफारिश से संवैधानिक संशोधन हुआ, जिसके बाद पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। और पंचायती राज को दर्जा मिला था 1993 में 73वें संशोधन के द्वारा।